दोस्तों, ईश्वर का इनकार ऑडियो बुक के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वनस्पति और प्राणी जगत की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। तो देर न करते हुए इस रोचक जानकारी को ध्यान से सुनें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद। अध्याय 5 विश्व की घटनाएं और विकास। तब पहला प्रश्न ये उठता है कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और ये अपनी वर्तमान अवस्था तक कैसे पहुंचा। क्या उस घटना में ईश्वर का कोई हाथ है? प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। हम संसार के महान कार्य को देखते हैं, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उसका भी कोई कारण अवश्य होगा। बिना कारण के संसार इस अवस्था तक नहीं पहुंचता। प्रत्येक क्रिया के दो मुख्य कारण अवश्य होते हैं, अन्य गौण कारण भी हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम उन पर चर्चा करेंगे। ये दो मुख्य कारण हैं, शक्ति या कारण और पदार्थ या कारण। संसार का शक्ति कारण ईश्वर माना जाता है और पदार्थ कारण तत्व माना जाता है। जैन इस तत्व को पुद्गल कहते हैं। कई धर्मगुरु इन दोनों कारणों को नित्य मानते हैं। कुछ केवल ईश्वर को नित्य मानते हैं और तत्व को अनित्य मानते हैं, और यह भी मानते हैं कि आदि में ईश्वर ने शून्य से तत्व की रचना की। यदि हम यह मान लें कि ईश्वर शून्य से पदार्थ की रचना कर सकते हैं, तो प्रश्न उठता है कि उन्होंने पदार्थ की रचना किससे की। यदि हम शास्त्रों से विचार करें तो यह सर्वथा असंभव प्रतीत होता है। सभी दार्शनिक और कई धार्मिक विद्वान भी इसे मानने के लिए सहमत नहीं हैं। सभी दार्शनिक कहते हैं कि कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है, और धार्मिक विद्वान कहते हैं कि नासतो विद्यते भावो नमो विद्यते सत। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 16। असत का कोई स्वाद नहीं है और सत का अभाव नहीं है, अर्थात जो नहीं है वह कभी उत्पन्न नहीं होता, जो है वह कभी नष्ट नहीं होता। ये दुनिया का सच्चा नियम है और ये हर जगह और हमेशा से प्रभावी रहा है। यदि किसी ने शुरुआत में तत्व बनाया तो उन्होंने इसे किससे बनाया? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर हमें मिल सकता है कि तत्व शुरुआत में था और ये शाश्वत है। इसका कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है, क्योंकि मूल का कोई उद्गम नहीं है। परिणाम स्वरूप हम ये मानने में मदद नहीं कर सकते। अब देखना यह है कि क्या ईश्वर उस तत्व से इस सृष्टि की रचना कर सकते हैं? जैसा कि हमने ऊपर देखा, तत्व आदि से विद्यमान है और फिर उसमें विद्यमान गुण भी आदि से उसके साथ विद्यमान है, क्योंकि गुणों को गुणों से कभी अलग नहीं किया जा सकता। प्रकाश और ऊष्मा को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, और जिस क्षण वे अलग हो जाते हैं, अग्नि अग्नि नहीं रह सकती। अन्यथा यदि हम ये मान लें कि ईश्वर ने तत्व में गुण डाले हैं, तो प्रश्न उठता है कि उससे पहले तत्व किस रूप में था? गुणों के बिना ऐसा कौन सा तत्व है? ऐसा क्यों संभव है? तब हमें यह मानना होगा कि तत्व के साथ साथ उसके गुण भी शाश्वत हैं, और ये अनुभूति कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल आज हमें पहली बार हुई है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 2500 वर्ष पूर्व ब्राह्मणों की आस्था के विरुद्ध भारत में बुद्ध, महावीर, बृहस्पति, चारवाक, आजीवक, गोशाल आदि अनेक विचारकों ने यह सत्य का दर्शन किया था। चारवाक स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि अग्नि गर्म है, जल ठंडा है, वायु का स्पर्श ठंडा है। इन विभिन्न चीजों की योजना किसने बनाई? फिर यह सब प्रकृति द्वारा नियोजित है, अर्थात स्वाभाविक रूप से इन सभी के अपने अपने गुण हैं। फिर इनके व्यवहार में ईश्वर का हाथ कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक पेड़ से फल गिरता है, फिर ईश्वर इसमें अपनी शक्ति कैसे लगाते हैं? लेकिन सीमित बुद्धि वाला व्यक्ति संसार में देखता है कि एक कुम्हार अवश्य होगा जिसने एक घड़ा बनाया है। उस अनुभव से वो कल्पना करता है कि एक महान कुम्हार अवश्य होगा जिसने संसार जितना बड़ा घड़ा बनाया है, और इसलिए वो अपने अनुसार ईश्वर की कल्पना करता है। उसके पास स्वयं में योजना बनाने की शक्ति है। वो ईश्वर में भी उस योजना बनाने की शक्ति का श्रेय देता है। उसके पास स्वयं में ज्ञान है, इसलिए वो ईश्वर को सर्वज्ञ मानता है। उसके पास स्वयं में शक्ति है, इसलिए वो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है। उसके पास स्वयं में विचार करने की शक्ति है, वो ईश्वर में भी उस विचार करने की शक्ति का श्रेय देता है। उसकी कल्पना का कोई अंत नहीं है, अर्थात वह ईश्वर को अनेक प्रकार से अनेक गुण प्रदान करता है और उसे अपने अनुसार बहुत बड़े रूप में रचता है। उसमें जीवन का गुण प्रदान करता है और फिर उससे संसार की रचना करवाता है। मनुष्य विज्ञान की प्रयोगशाला में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाता है। क्या इस आधार पर हम यह मान लें कि पृथ्वी का सारा जल सबसे पहले किसी ने उसी प्रकार किसी बड़ी प्रयोगशाला में उन दोनों गैसों को मिलाकर बनाया था? मनुष्य किसी क्षेत्र में भरे हुए जल को खोदकर दूर समुद्र में डाल देता है। क्या इस आधार पर हम यह मान लें कि पृथ्वी का सारा जल भी उसी प्रकार किसी ने खोदकर समुद्र में डाल दिया था?
तब यदि आप मनुष्य जैसे प्राणी को देखें तो आप उसे ईश्वर कह सकते हैं, और संसार की रचना केवल विचार करने से ही हो सकती है। क्या यह मनुष्य का भ्रम नहीं है? इस भ्रम का समाधान किए बिना यह स्पष्ट करना संभव नहीं है कि संसार की रचना के लिए ऐसे किसी प्राणी की आवश्यकता है या नहीं। तब हमें संसार के इतिहास की जड़ों तक वापस जाना होगा। यदि हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें तो कई पुस्तकें भर जाएंगी, लेकिन हम इस छोटी सी पुस्तक में इसका संक्षिप्त विवरण देकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। उपनिषद कहते हैं कि तत्वों से आकाश जैसा अति सूक्ष्म पदार्थ उत्पन्न होता है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, रासायनिक प्रयोग में किन्हीं दो गैसों को मिलाकर अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि से जल, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। रासायनिक प्रयोग में पहले अग्नि और फिर जल उत्पन्न होते हैं। जल से पृथ्वी, पृथ्वी से जड़ी बूटियां अर्थात पौधे उत्पन्न होते हैं। पौधों से अन्न, अन्न से रेत और रेत से पशु उत्पन्न होते हैं। इसलिए पशु भोजन प्रिय होते हैं। विश्व में घटनाओं के क्रम की यह सरल और संक्षिप्त रूपरेखा दिखाने के बाद अब हमें इस पर अधिक विस्तार से विचार करना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तत्व वो मूल पदार्थ है जो अंतरिक्ष में अत्यंत सूक्ष्म रूप में अपनी प्रकृति के अधीन विचरण करता है। उस तत्व के दो मुख्य गुण हैं, प्रकृति अर्थात पदार्थ और पुरुष अर्थात ऊर्जा। ये दोनों गुण अपने अपने गुण तत्व से कभी अलग नहीं हो सकते और इसलिए इन्हें एक दूसरे से भी अलग नहीं किया जा सकता। ये तत्व में सदैव विद्यमान रहते हैं। आदिकाल से लेकर आज तक जगदीश चंद्र बोस से लेकर सभी वैज्ञानिकों का दृढ़ विश्वास रहा है कि पुरुष प्रकृति से और पुरुष प्रकृति से कभी अलग नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। गांधी जी जैसे आध्यात्मिक पुरुष भी मानते हैं कि जिस प्रकार संसार में सर्वत्र चेतना या आत्मा एक है, उसी प्रकार जड़ माने जाने वाला पदार्थ भी एक है और मूलतः जड़ और चेतन को अलग नहीं किया जा सकता। अंतरिक्ष में वह तत्व न कभी घटता है, न कभी बढ़ता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। जब कोई मनुष्य मरता है, उसे जला दो या गाड़ दो, पर वह कभी नष्ट नहीं होता। उसके अंदर का प्रकृति पुरुष रूपांतरित हो जाता है, पर उसका एक भी परमाणु न तो बढ़ता है, न घटता है और न नष्ट होता है। यदि 1000 मन वजन का एक धातु का गोला 1 गो की ऊंचाई से पृथ्वी पर फेंका जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा के बराबर बल लगाने पर गोला वापस ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार तत्व की शक्ति अपरिवर्तित रहती है। इन दो उदाहरणों से यह समझ में आ जाएगा कि तत्व का प्रकृति पुरुष अपरिवर्तित रहता है। उसका एक भी परमाणु न कभी घटता है, न बढ़ता है और न नष्ट होता है। और इस मूल सिद्धांत में ऐसे अनेक गुण हैं, इसका पूर्ण रूप सीमित शक्ति वाले मनुष्य द्वारा जाना या वर्णित नहीं किया जा सकता। स्वयं सिद्धांत अज्ञेय है, अवर्णनीय है। हम केवल कुछ गुणों को ही जान सकते हैं जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। विज्ञान इस बात का उत्तर देने में स्वयं को शक्तिहीन मानता है कि कुछ वस्तुओं में कुछ गुण क्यों होते हैं, कुछ घटनाएं कैसे घटित होती हैं। ये केवल उस वस्तु के गुणों और उसके कारण होने वाली घटनाओं के क्रम को दर्शा सकता है। विज्ञान इस बात का उत्तर देने में शक्तिहीन है कि पृथ्वी में आकर्षण बल क्यों है, पृथ्वी उस आकर्षण बल से फल को अपनी ओर कैसे आकर्षित करती है। ये केवल इतना कह सकता है कि पृथ्वी में आकर्षण बल है, इसलिए वह फल को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी फल को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे यह अनुभव और अनुमान के माध्यम से जान गया कि पृथ्वी में आकर्षण बल है। विज्ञान स्वयं सर्वज्ञ होने का दावा नहीं करता। वह जहां समझ में नहीं आता वहां हाथ उठाता है, समझने का प्रयास करता है और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। पृथ्वी की तरह पदार्थ के सभी परमाणुओं में आकर्षण शक्ति के साथ साथ घूर्णन शक्ति भी होती है। परस्पर घर्षण के कारण उनमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस आकर्षण, घूर्णन और घर्षण के कारण पदार्थ के परमाणु गर्म होकर धीरे धीरे प्रकाशमान वाष्प का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की वाष्प को निहारिका कहते हैं। यह निहारिका धीरे धीरे द्रव का रूप धारण कर लेती है, फिर भी अपने गुणों के अधीन होने के कारण यह अंतरिक्ष में घूमती भी रहती है। इसके तीव्र घूर्णन के कारण एक के बाद एक अंश इससे अलग होते जाते हैं और वे अंश भी घूमने लगते हैं। इस प्रकार एक अंश से दूसरा अंश और एक अंश से पुनः अलग होकर घूमने लगते हैं। यह अपनी धुरी पर और साथ ही अपने पूर्वज के चारों ओर भी घूमता है। इस प्रकार एक के बाद एक नक्षत्र, तारे, सूर्य, ग्रह, उपग्रह आदि उत्पन्न होते हैं। फिर यह ठंडा होकर टूटता है और इसके कण टूटते हैं। ये परमाणु बन जाता है और फिर से मूल तत्व का रूप धारण कर लेता है। एक स्थान पर निहारिका से तारे आदि बन रहे हैं तो दूसरे स्थान पर इसके टुकड़े, कण और परमाणु बन रहे हैं। इस प्रकार संसार सदैव वस्तुओं से भरा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि संसार शाश्वत है, अनंत है, शाश्वत है,
सनातन है। यह अंश सृष्टि के विकास और तत्व के शाश्वत गुणों की व्याख्या कर रहा है। 8 इस प्रकार अरबों या अरबों साल पहले एक विशाल द्रव्यमान का एक हिस्सा टूट गया और सूर्य बन गया। धधकते सूरज से अलग हुए हिस्सों को ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी भी ऐसा ही एक ग्रह है। जब पृथ्वी एक चमकती हुई तरल गेंद थी, तो वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका एक टुकड़ा, जहां आज प्रशांत महासागर है, वहां से टूट गया और चंद्रमा बन गया। यदि हम ढीली मिट्टी के एक गोले में एक धागा बांधें और इसे जोर से गोलाकार में घुमाएं, तो इसके कई हिस्से टूट जाएंगे। दुनिया में हर समय यही होता है। गेंद के ढहने के बाद ऐसा नहीं होता। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत ढह गई है, इसलिए अब अगर इसका कोई टुकड़ा कहीं से टूटता है, तो किसी को यह डरने की जरूरत नहीं है कि हम आसमान से नीचे फेंक दिए जाएंगे और मारे जाएंगे। कोई भी वस्तु जितनी छोटी होती है, अपनी कक्षा के कारण उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, इसलिए पृथ्वी से अलग होने के बाद भी वह पृथ्वी से ज्यादा ठंडा होता गया है। इतना ठंडा हो गया है कि अब उस पर कोई पौधा नहीं रह सकता। एक दिन पृथ्वी भी इतनी ठंडी और बेजान हो जाएगी। सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो क्या वह अभी भी एक जलता हुआ गोला है जिसकी लपटें लाखों फीट ऊंची उठ रही हैं? उसी ऊष्मा को ग्रहण करके पृथ्वी लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व सूर्य से अलग हुई और घूमने लगी। वह अपनी धुरी पर और अपने पूर्वज सूर्य के चारों ओर घूमने लगी। उस समय उसकी ऊष्मा और आकाश में उड़ती उसकी लपटों के बारे में हम क्या कह सकते हैं? पहले कहा जा चुका है कि ये सभी तरल पदार्थ अंतरिक्ष में दुगुनी गति से घूमते हैं। इस प्रकार घूमने से वह पदार्थ ठंडा होकर सघन और ठोस हो जाता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार ठंडी होती जा रही है। सूर्य से दूर स्थित 2 ध्रुवीय क्षेत्र पहले ठंडे होने लगे। भूमध्य रेखा के साथ वाला मध्यवर्ती क्षेत्र बाद में ठंडा होने लगा। इस प्रकार पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर सघन होने लगी। पृथ्वी की ऊपरी परत में अभी भी एक गर्म लाल रंग का तरल पदार्थ मौजूद है, और जहां ज्वालामुखी फटते हैं वहां से ऐसा तरल पदार्थ जमीन से निकलता है। अंग्रेजी में इसे लावा कहते हैं। जैसे जैसे हम जमीन खोदते हैं, अंदर की मिट्टी गर्म होती जाती है। यदि हम 2500 गॉस गहरी खुदाई कर सके तो हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाएंगे। यदि हम 25 गॉस गहराई तक खुदाई करें तो यह इतना गर्म होगा कि इस पृथ्वी पर मौजूद कोई भी चीज जलकर राख हो जाएगी। जैसे जैसे प्रत्येक भाग ठंडा होता जाता है, उस भाग की हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से पानी बनता जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहले 2 ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी बना और फिर धीरे धीरे भूमध्य रेखा की ओर पानी बना। पहले यह उबलता हुआ पानी था, फिर धीरे धीरे ठंडा होता गया, और धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई कि ध्रुवीय क्षेत्रों का पानी ठंडा होकर जमने लगा होगा और बर्फ बनने लगा होगा। उस समय भूमध्यरेखीय क्षेत्र का पानी ठंडा हुआ होगा। जब भूमध्य रेखा पर पानी उबल रहा होगा, तब ध्रुवों पर भी मानव बस्ती बस गई होगी, और मनुष्य आज भी उस उबलते पानी से वाकिफ है। जब कोलंबस भारत की खोज के लिए अमेरिका की ओर निकला, तो उसके नाविक ये जानकर घबरा गए कि भूमध्य रेखा पार करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहां उबलता पानी है। आज ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ है, भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में पानी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होगी, वह पानी भी बर्फ में बदल जाएगा, और एक दिन पृथ्वी का सारा पानी जम जाएगा। पृथ्वी पौधों और जानवरों के रहने लायक नहीं रहेगी। चंद्रमा की तरह ये गोला ठंडा और बेजान हो जाएगा। धीरे धीरे अपने वंशज चंद्रमा को अपने साथ लेकर अपने पूर्वज सूर्य की ओर आकर्षित होगा, और जैसे मिट्टी का मनुष्य अंततः मिट्टी में मिल जाता है, वैसे ही सूर्य में पृथ्वी सूर्य में विलीन हो जाएगी, या उससे भी पहले किसी तारे से टकराकर नष्ट हो जाएगी। इससे ये देखा जा सकता है कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र सबसे पहले ठंडे हुए, इसलिए पौधों और जानवरों का जन्म भी पहले वहीं हुआ। जैसे ही भूमध्य रेखा की ओर का पानी ठंडा हुआ और पृथ्वी की ऊपरी परत ठोस हुई, पौधे और जानवर उस ओर बढ़े। जब भूमध्य रेखा का पानी ठंडा नहीं हुआ, तो ध्रुवों का पानी जम गया। इसी तरह जैसे ही पौधे और जानवर भूमध्य रेखा पर बस गए, ध्रुवों के जानवरों को दूर जाना पड़ा। आज ध्रुवीय क्षेत्रों में शायद ही कोई पौधे या जानवर हैं। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा जीवन सूर्य की गर्मी की तुलना में पृथ्वी की गर्मी पर अधिक निर्भर करता है, जैसे कि एक बच्चे का जीवन पिता के प्यार की तुलना में मां के प्यार पर अधिक निर्भर करता है। अब हम पौधों और जानवरों के बारे में सोचेंगे। अध्याय 6, पौधे और जानवर। पृथ्वी की संरचना अभी भी बन रही है, वह प्रक्रिया दिन रात चलती रहती है। इसकी उपमृदा की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है और ठोस परत के नीचे परतें बन रही हैं।
उस संरचना की निरंतर क्रिया के परिणामस्वरूप कभी भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, पहाड़ उठते हैं, अन्य स्थानों पर बड़े गड्ढे बनते हैं, पानी ठहर जाता है और पानी ठहर जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह ऊपर उठती और गिरती है। विकास की यह प्रक्रिया ज्यादातर धीमी होती है, लेकिन कभी कभी यह अचानक और भयानक हो जाती है। सूर्य की गर्मी के कारण जल वाष्प बारिश के रूप में ऊपर उठता और गिरता है। वर्षा का पानी गड्ढे में बह जाता है और उस प्रवाह के कटाव से नदियां बनती हैं, जो आगे चलकर उस पानी को समुद्र में डाल देती हैं। परिणामस्वरूप पृथ्वी धीरे धीरे उपजाऊ होती जा रही है। दुनिया में मनुष्यों का कोई महत्व नहीं है। हम पहले देख चुके हैं कि पदार्थ के दो गुण हैं, प्रकृति और मनुष्य। ये दोनों गुण धीरे धीरे कार्बन नामक गैस में विकसित होते हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि पौधों की मूल उत्पत्ति इसी से हुई है। इसीलिए लिली जैसे पौधे सबसे पहले पानी के किनारे दिखाई देते हैं। जीव विज्ञानी डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज में इस पर विस्तार से चर्चा की है और उसे पढ़कर यह स्पष्ट हो जाएगा कि मूल रूप से अन्य सभी पौधे और जंतु किसी न किसी ऐसे ही पौधे से उत्पन्न हुए हैं। हम उस क्रम को संक्षेप में ही देख पाएंगे, लेकिन उस क्रम में जाने से पहले हमें बीच में एक और बात समझनी होगी। हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। इसका अर्थ यह है कि बरगद के पेड़ से बरगद का पेड़ और आदमी से आदमी पैदा होता है। इसी से यह नियम बनता है कि पूर्वजों के गुण वंशजों में पहुंचते हैं। इसी गुण के कारण वंश नष्ट नहीं होता, उसकी रक्षा होती है और यह सूत्र चलता और विस्तृत होता है। बाजरे के बीज से बाजरे का वंश और मनुष्य के बीज से मनुष्य का वंश युगों युगों तक चलता रहता है और इसीलिए वंश को निरंतर, तनु का अर्थ है विस्तार करना, इसे विस्तारित भी किया जा सकता है, कहा जाता है। न केवल भौतिक रूप बल्कि मानसिक गुण भी वंशजों को हस्तांतरित होते हैं। यही कारण है कि एक हिंदू के बच्चे हिंदू बनते हैं और एक मुसलमान के बच्चे मुसलमान। ये गुण सभी पौधों और जानवरों में एक प्रेरक शक्ति के रूप में विकसित होता है और इसीलिए वंश का आत्म संरक्षण और प्रसार होता है। जैसे जैसे पौधे और जानवर संभोग के माध्यम से बढ़ते रहे, जनक और जनेता दोनों के कुछ गुण संतानों में अलग अलग चले गए, कुछ मिश्रित हो गए। नर संतान में रूप पिता का होता है, कई गुण पिता के होते हैं, कुछ माता के होते हैं, कुछ मिश्रित होते हैं। मादा संतान में रूप माता का होता है, कई गुण माता के होते हैं, कुछ पिता के होते हैं, कुछ मिश्रित होते हैं। और ये सभी गुण युवावस्था में पहुंचने पर पूरी तरह से खिल जाते हैं। बैल में मक्खन देने की शक्ति मजबूत होती है, गाय में दूध देने की शक्ति मजबूत होती है। एक अच्छे बैल के साथ एक कमजोर गाय के संभोग से उत्पन्न गाय कम मात्रा में दूध देती है, फिर भी उस दूध में मक्खन का अनुपात अधिक होता है। एक कमजोर बैल के साथ एक अच्छी गाय के संभोग से उत्पन्न गाय अधिक मात्रा में दूध देती है, फिर भी उस दूध में मक्खन का अनुपात कम होता है। इसलिए ये स्पष्ट है कि वनस्पति घी सभी तरह से गाय के घी जैसा दिखता है, फिर भी इसमें गाय के घी के गुण नहीं होते हैं। इस प्रकार जनक और जनेता के गुण संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। उनके क्षय रोग जैसे शारीरिक रोग और पागलपन जैसे मानसिक रोग भी संतानों में स्थानांतरित हो जाते हैं। माता पिता के गुण और दोष कभी कभी सुप्त अवस्था में रहते हैं और चौथी और पांचवी पीढ़ी की संतानों में प्रकट होते हैं। इसके अलावा कई बार माता पिता और संतान के गुणों के जोड़ घटाव गुणा भाग के बाद भी वे गुण संतानों में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। हाइड्रोजन में जलने का गुण है, ऑक्सीजन में जलने का समर्थन करने का गुण है, लेकिन उनकी संतानों में पानी में जलने को बुझाने का गुण है। प्रत्येक पौधा और जानवर अपने जन्म के समय अपने कई पूर्वजों के सभी गुणों का कुल परिणाम है। हम इस वंशानुगत गुण को आनुवंशिक गुण कहेंगे। ये गुण इतने मजबूत हैं कि वे हर जाति को शाश्वत रख सकते हैं, इसलिए जाति जल्दी नहीं बदलती। यदि केवल यह आनुवंशिक संस्कृति मौजूद होती तो मूल जाति अपरिवर्तित रहती, समय शुरू से अंत तक बिना किसी बदलाव के चलता रहता। इस धरती पर आज हम जो विभिन्न पौधे और जानवर देखते हैं वे उत्पन्न नहीं हुए होते, मूल जाति से कोई अन्य जाति उत्पन्न नहीं हुई होती। लेकिन इस आनुवंशिक संस्कृति के अलावा दुनिया में अन्य संस्कृतियां भी प्रचलित हैं। जैसे ही प्रत्येक जाति का बच्चा पैदा होता है वह आसपास के वातावरण में आता है। मिट्टी, हवा, पानी, गर्मी, ठंड सभी आसपास के परिवार को प्रभावित करते हैं। वो सीधे सूर्य की गर्मी से काला हो जाता है, वो यूरोपीय ठंड से सफेद हो जाता है। गर्म क्षेत्र का भालू काला हो जाता है, ध्रुवीय क्षेत्र का भालू सफेद हो जाता है।
गर्म क्षेत्र के पौधों के रंग बहुत अलग रंगों में खिलते हैं और उनके अंग बहुत बढ़ते हैं। जेब्रा और शुतुरमुर्ग केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं। गर्म देश के साथ साथ शहर के बच्चे जल्दी पकते हैं। ठंडे देश के साथ साथ गांव के बच्चे देर से पकते हैं। उस क्षेत्र में पकने वाले फलों को खाने से उस क्षेत्र के लोग और जानवर पोषित होते हैं और तदनुसार उनकी शारीरिक और मानसिक संरचना बनती है। इससे पंजाबी और गुजराती के शारीरिक रूप रंग में भी अंतर आता है। परिवार के आसपास के वातावरण में व्याप्त इस संस्कृति को हम पारिवारिक संस्कृति कहेंगे। शिक्षा भी यही पारिवारिक संस्कृति है। जरूर, यहां आपका मूल पाठ है। इन सामान्य पारिवारिक रीति रिवाजों के अलावा कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो जीवन पर थोड़ी या गहरी छाप छोड़ जाती हैं। यहूदी पौराणिक कथाओं में एक कहानी है। याकूब को अपने मवेशियों के लिए धारीदार बछड़ों को जन्म देने का एक स्वार्थ था। जब मवेशी बहुत प्यासे होते तो वो उन्हें पानी पिलाने के लिए कुएं पर ले जाता और उससे पहले वह पानी में रंग बिरंगी शाखाएं डाल देता। जब मवेशी पानी पीते तो उन्हें ये धारीदार शाखाएं दिखाई देती। फिर जब भी मवेशियों को प्यास लगती तो उन्हें कुएं का पानी याद आता और साथ ही धारीदार शाखाएं भी याद आती। और ऐसी स्थिति में वह एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन कराता, जिससे उत्पन्न संतान के शरीर पर शाखाओं जैसी धारियां होती। उत्पत्ति 30। प्रजनन विज्ञान में इस बारे में और अच्छी संतान कैसे उत्पन्न की जाए, इस पर बहुत चर्चा हुई है। ऐसे संयोगों के कारण होने वाले अनुष्ठानों को हम संयोगिक अनुष्ठान कहेंगे। जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी के साथ बीड़ी पीता है तो उसे एक बार खांसी या उल्टी भी हो सकती है। जब वो शराब पीता है तो उसे कभी कभी उल्टी हो सकती है, लेकिन फिर वह बार बार पीता है और फिर यह सहनीय हो जाता है। यह सहनीय हो जाता है। अभ्यास के साथ वो सहनीय अंतर संभव हो जाता है और फिर यह एक मौलिक अंतर बन जाता है। ये स्वाभाविक हो जाता है। इसका अच्छा या बुरा प्रभाव हो सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक हो जाता है। अभ्यास एक गौण स्वभाव बन जाता है। अभ्यास के साथ व्यक्ति चुभने वाले जूते पहनने को सहनीय हो जाता है। अभ्यास के साथ व्यक्ति चुभने वाली गुलामी को सहनीय हो जाता है। उन अप्रिय चीजों के खिलाफ शुरुआती विद्रोह होता है, लेकिन जैसे जैसे विद्रोह नरम पड़ता है और समझौता होता है, ये धीरे धीरे अभ्यास के साथ स्वाभाविक हो जाता है। एक भैंस को दिन भर खाना मिलता है और वह खाती रहती है, लेकिन चूंकि उसे पानी पीना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसे केवल 2 बार पीने की आदत हो जाती है। एक इंसान जितना चाहे उतना पानी पीता है, लेकिन चूंकि उसे खाना इतना आसान नहीं है, इसलिए उसे केवल नियत समय पर खाने की आदत हो जाती है। अभ्यास से प्राप्त संस्कार मन पर गहरी छाप छोड़ते हैं और बहुत प्रभाव डालते हैं। आस्था भी इसी संस्कार का परिणाम है। चलते समय बिना ध्यान दिए पैर किसी परिचित स्थान पर पहुंच जाते हैं, ये भी इसी संस्कार के कारण है। जो व्यक्ति ईश्वर का ध्यान किए बिना छींकता है, वो चुप रहो ईश्वर कहता है, वह भी इसी संस्कार के कारण है। अभ्यास से अर्जित इन संस्कारों को हम शैक्षणिक संस्कार कहेंगे। ये शैक्षणिक संस्कार जीवन निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हमने 4 मुख्य संस्कारों वंशानुगत, पारिवारिक, आकस्मिक और शैक्षिकी के बारे में विचार किया है। और इसके अलावा कई अन्य छोटे संस्कार भी जीवन के निर्माण में छोटी भूमिका निभाते हैं। यदि हम जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस समय कैसा है, तो हमें उसके इस क्षण तक के सभी संस्कारों को नियमानुसार जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना चाहिए, और जो उत्तर आएगा वह यह है कि वह व्यक्ति इस समय कैसा है। वह अपनी सभी संस्कार शक्तियों का परिणाम है, चाहे वह कोई वस्तु हो, पौधा हो, पक्षी हो, पशु हो या मनुष्य हो। लेकिन हम सीमित बुद्धि और सीमित शक्ति वाले मनुष्य अनेक दिशाओं और समयों की सभी संस्कार शक्तियों का हिसाब लगाने में पूरी तरह असमर्थ हैं, और इसीलिए हम किसी को पूरी तरह से पहचानने में भी असमर्थ हैं। इसलिए अब हम अपने विषय पर संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे। संस्कार की इस शक्ति पर चर्चा करने से पहले ये कहा गया था कि अन्य सभी पौधे और उनसे उत्पन्न सभी जीव एक ही पौधे से उत्पन्न हुए हैं, जैसे कुमुदिनी। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आनुवंशिक संवर्धन पर विचार करते हुए हमने देखा कि पौधों के साथ साथ जंतुओं में भी आत्मरक्षा और प्रजनन की प्रवृत्ति होती है। इसी प्रवृत्ति के कारण पौधे भी स्वयं जीवित रहने और मरने से पहले संतान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ताकि वंश का निरंतर विस्तार हो सके। ऊपर वर्णित अन्य सभी सांस्कृतिक शक्तियां जिस सीमा तक अनुकूल होती हैं, उसी सीमा तक उनके प्रयास सफल होते हैं। जिस सीमा तक वे प्रतिकूल होती हैं, उसी सीमा तक उनके प्रयास असफल होते हैं। इस प्रकार प्रजातियां मजबूत या कमजोर बनती हैं।
इसके अलावा इन्हीं शक्तियों के योग, घटाव और गुणन भाग से उसके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। अब आइए मूल पौधे, लिली, के प्रश्न पर विचार करें। ऊपर वर्णित सभी सांस्कृतिक शक्तियों के परिणामस्वरूप ये किसी स्थान पर कभी मजबूत हुआ, किसी स्थान पर कभी कमजोर हुआ और किसी स्थान पर कभी परिवर्तित हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे एक प्रकार के पौधे से कई प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए, यहां तक कि आसन प्रकार के पौधों के मेल से नए प्रकार के पौधे भी उत्पन्न हुए। इस प्रकार नर और मादा का भेद भी धीरे धीरे मिट गया। आज भी कई पौधों में नर और मादा का भेद नहीं होता। एक ही पौधे या बेल पर किसी निश्चित पुष्प में पुंकेसर और मादा पुंकेसर हो सकते हैं, लेकिन उसी पुष्प में विकसित होने वाले सहोदरों का विवाह नहीं होता। मधुमक्खियों जैसे कीट दूर स्थित नर और मादा के बीच विवाह रचाते हैं। कई पौधों में नर और मादा का भेद होता है। नर और मादा भेद वाले पौधों में नर पौधे के पुष्प में पुंकेसर होते हैं और मादा पौधे के पुष्प में मादा पुंकेसर होते हैं। जब मादा स्त्री केसर पुंकेसर से जुड़ती है तो मादा पौधा संतान उत्पन्न करता है और फल देता है। इस मिलन को हम संभोग कहते हैं। इस मिलन से पौधों की कुछ अनोखी प्रजातियां भी पैदा होती हैं। इस प्रकार हमने 4 मुख्य संस्कारों, वंशानुगत, पारिवारिक, आकस्मिक और शैक्षिकी के बारे में विचार किया है। और इसके अलावा कई अन्य छोटे संस्कार भी जीवन के निर्माण में छोटी भूमिका निभाते हैं। यदि हम जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति इस समय कैसा है, तो हमें उसके इस क्षण तक के सभी संस्कारों को नियमानुसार जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना चाहिए, और जो उत्तर आएगा वह यह है कि वह व्यक्ति इस समय कैसा है। वह अपनी सभी संस्कार शक्तियों का परिणाम है, चाहे वह कोई वस्तु हो, पौधा हो, पक्षी हो, पशु हो या मनुष्य हो। लेकिन हम सीमित बुद्धि और सीमित शक्ति वाले मनुष्य अनेक दिशाओं और समयों की सभी संस्कार शक्तियों का हिसाब लगाने में पूरी तरह असमर्थ हैं, और इसीलिए हम किसी को पूरी तरह से पहचानने में भी असमर्थ हैं। इसलिए अब हम अपने विषय पर संक्षिप्त रूप से विचार करेंगे। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। वो प्रश्न जो पृथ्वी पर केवल वनस्पति होने तक केवल एक सूक्ष्म प्रश्न था, अब एक विशाल रूप धारण कर चुका था। किसी पौधे या प्राणी को पर्याप्त भोजन तभी मिलता है जब उसे वह मिलता है, अन्यथा वह कमजोर हो जाता है या मर जाता है। यदि एक ही प्रजाति के 2 पौधे दूर दूर उगते हैं तो दोनों को पर्याप्त भोजन मिलता है और दोनों समृद्ध होते हैं। यदि 2 अलग अलग प्रजातियों के पौधे एक दूसरे के बगल में हों और उनका भोजन अलग अलग प्रकार का हो तो कोई विशेष समस्या नहीं है। लेकिन यदि एक ही प्रजाति के 2 पौधे एक दूसरे के बिल्कुल बगल में हों तो चूंकि दोनों का भोजन एक ही प्रकार का होता है और चूंकि इतनी संकरी जगह में दोनों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, इसलिए दोनों समान मात्रा में भोजन के लिए संघर्ष करते हैं। जो पौधा अनुकूल परिस्थितियों के कारण अधिक भोजन ग्रहण कर सकता है वो समृद्ध हो जाता है, और जो पौधा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पर्याप्त भोजन ग्रहण नहीं कर पाता वो कमजोर रह जाता है या मुरझाकर मर भी जाता है। जीवित रहने के लिए भोजन के लिए ये संघर्ष वनस्पति जगत में प्रचलित है, लेकिन चूंकि पौधे गतिहीन होते हैं इसलिए एक पौधा दूसरे पौधे के पास जाकर अपना भोजन नहीं खींच सकता, इसलिए वहां ये संघर्ष सूक्ष्म रूप में होता है। भोजन और आवास के लिए संघर्ष को जीवित रहने के संघर्ष की बजाय जीवन के लिए संघर्ष कहना अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन जानवर चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इसलिए वे दूसरे जानवरों से अपनी जरूरत का भोजन प्राप्त कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें मार भी सकते हैं। यही कारण है कि पशु जगत में अस्तित्व का संघर्ष एक विकराल रूप ले लेता है। जिस जानवर में जीने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करने की शक्ति होती है वही जीवित रह सकता है। हम इस शक्ति को जीवन शक्ति कहेंगे। बेशक सिर्फ शक्ति ही उसे योग्य नहीं बनाती, लेकिन हम इस बारे में बाद में उचित समय पर बात करेंगे। अभी के लिए हम केवल इतना कहेंगे कि जिन जानवरों में जीवन शक्ति अच्छी होती है वे मोटे हो जाते हैं, जिनमें जीवन शक्ति कम होती है वे कमजोर हो जाते हैं, और जिनमें ये पूरी तरह से नष्ट हो जाती है वे मर जाते हैं और पृथ्वी के चेहरे से गायब हो जाते हैं। और भूविज्ञान हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अब तक विशालकाय जानवरों जैसे जानवरों की कई प्रजातियां अपनी जीवन शक्ति की कमी के कारण पृथ्वी के चेहरे से गायब हो गई हैं। आज धरती में दबे उनके कंकाल केवल उनके एक समय के अस्तित्व का प्रमाण देते हैं। यही स्थिति आज खूंखार जंगल के राजा शेर की भी है। आज विशाल पृथ्वी मनुष्य नामक प्राणी के लिए छोटी पड़ती जा रही है, जो शारीरिक रूप से तो मनुष्य जितना बलवान नहीं है लेकिन उससे ज्यादा बुद्धिमान है। इसलिए उसने शेरों को रहने की जगह देने वाले जंगलों को काटना शुरू कर दिया है। इससे शेरों के रहने के स्थान कम होते जा रहे हैं और इसलिए उनके रहने की जगह भी कम होती जा रही है।
इस प्रकार यह प्रजाति पृथ्वी से लुप्त होती जा रही है। इस देश में इसकी आबादी कम हो गई है और इसलिए लॉर्ड कर्जन ने निर्देश दिया था कि किसी को भी शेर का शिकार करने की अनुमति न दी जाए। इसलिए केवल बड़े गोरे अधिकारियों या बड़े राजघरानों के लोगों को ही गिर के जंगलों में रहने वाले शेरों का शिकार करने की अनुमति है। इस प्राचीन और भव्य जानवर के अस्तित्व को बनाए रखने की लॉर्ड कर्जन की इच्छा ने शेर के रहने की जगह को कुछ हद तक बढ़ा दिया है और इसलिए ये थोड़ा और जीवित रहेगा। ये भावना और शिकार के लिए शिकार करने या बसने के लिए जंगलों को काटने की मानवीय प्रवृत्ति, इन दोनों में से जिस सीमा तक प्रबल होगी, शेर की जीवन शक्ति उतनी ही बढ़ेगी या घटेगी और उतनी ही सीमा तक शेर का जीवन लंबा या छोटा होगा। लेकिन जानवरों में आत्मसंरक्षण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। मनुष्य भी पशु ही है। जैसे जैसे उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, शेर की अपने अस्तित्व को बनाए रखने की भावना क्षीण होकर नष्ट होती जाएगी और परिणामस्वरूप शेर भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आज मनुष्य शेर के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं को नष्ट करने वाला बलिदानी जीवन जीने को तैयार नहीं है। कौन जाने भविष्य में वह बेला के कथनानुसार आचरण करेगा या नहीं। आत्मा ही परम सत्ता है। जरूर यहाँ मूल पाठ की प्रतिलिपि है। प्रत्येक प्रजाति अपनी जीवन शक्ति को जलाकर अपनी जीवन क्षमता की सीमा तक बढ़ने का प्रयास करती है। उस सीमा तक पहुंचने के बाद वह रुक जाती है और फिर उसकी कोई शक्ति नहीं रहती। यदि आप हर महीने अपने बाल काटते हैं और उसका हिसाब रखते हैं तो 100 वर्षों में आपके पास 50 हाथ का हिसाब होगा। लेकिन अगर आप बिना काटे बढ़ते रहें तो आप मुश्किल से 4 हाथ ही बढ़ पाएंगे। गाय और बकरियों को बहुत काटा जाता है, लेकिन चूंकि वे अपनी सीमा तक बढ़ने की कोशिश करती हैं, इसलिए वह प्रजाति नष्ट नहीं होती। भले ही कोई गधे और कुत्तों को नहीं काटता, लेकिन उन्हें उनकी सीमाओं में रखकर नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि मनुष्य उन्हें उनकी सीमाओं में रखकर बढ़ता रहे तो वे जीवन के संघर्ष के लिए युद्धों से या भोजन की कमी के कारण अकाल और बीमारियों से नष्ट हो जाते हैं। कछुए की जीवन शक्ति अपार होती है। अगर आप उसका सिर धड़ से अलग कर दें तो भी वो 24 घंटे जिंदा रहेगा। घंटों तक उसका शरीर हिलता डुलता रहेगा और उसका सिर लुढ़कता उछलता रहेगा। अगर आप उसके मुंह में एक लकड़ी डाल दें तो भी वो जिंदा रहेगा। ऐसी कहानियां पूरी तरह झूठी नहीं हैं, क्योंकि एक राजपूत योद्धा भी सिर कटने के बाद भी युद्ध में लड़ता और मारता था। यह व्यवहार्यता केवल ताकत में ही नहीं बल्कि कई अन्य चीजों में भी है। बारिश में अन्य रंगों की तुलना में हरे कीड़े पौधों पर अधिक क्यों दिखाई देते हैं? पौधे हरे होते हैं और शिकारी हरे रंग पर अन्य रंगों के पैटर्न के कारण उन पर बैठे अन्य रंगों के कीड़ों को जल्दी पहचान लेते हैं और पकड़ लेते हैं। हरे कीड़े समान रंग के पौधों में आसानी से नहीं पाए जाते और इसलिए वे जीवित रहते हैं। रंग की इस उपयुक्तता के कारण वे अन्य कीड़ों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, और यही कारण है कि हरे कीड़े अन्य रंगों के कीड़ों की तुलना में पौधों पर अधिक दिखाई देते हैं। कीड़ों का ये हरा रंग भी उनकी एक प्रकार की व्यवहार्यता है। जंगल या रेगिस्तान में खाकी रंग का आसानी से पता नहीं चलता, इसलिए शिकारी और सैनिक खाकी रंग के कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार आत्मरक्षा के लिए आवश्यक अस्तित्व के लिए दुनिया निरंतर विनाश की स्थिति में है और अनंत काल तक इसी तरह चलती रहेगी। जीवन जीवन पर रहता है। ये प्रकृति का नियम है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। परिणाम ये होता है कि मजबूत प्रजातियां मजबूत हो जाती हैं, कम मजबूत कमजोर हो जाती हैं और कमजोर नष्ट हो जाती हैं। जो प्रजातियां बच जाती हैं उन्हें जीवन के लिए संघर्ष जारी रखना पड़ता है। परिणामस्वरूप मजबूत और कमजोर प्रजातियों की वंशावली बदल जाती है और मजबूत और कमजोर परिवारों के विवाह से उत्पन्न संतान भिन्न होती है। इस प्रकार एक ही प्रजाति के जानवरों से कई कुलों के जानवर उत्पन्न होते हैं और उनसे कई परिवारों के जानवर। इस तरह एक प्रजाति से कई प्रकार के जानवर उत्पन्न होते हैं। ऊपर हमने अस्तित्व के संघर्ष की कहानी सुनाई है। अब आइए प्रजनन के अस्तित्व के संघर्ष की कहानी सुनाएं। हमने देखा कि पौधों की तरह जानवरों में भी विकास के क्रम में जननायकों के शरीर अलग अलग हो गए। ऐसे अलग अलग शरीर वाले जानवरों का नर और मादा बनना, प्रजनन की प्रेरणा देना, संभोग के लिए प्रेरित होना स्वाभाविक है। जानवरों में इस प्रकार की प्रक्रिया सदा से चलती आ रही है। इसलिए पशु पक्षियों के नर और मादा विवाह के लिए एक दूसरे को आकर्षित करने लगे, एक दूसरे के साथ संभोग करने लगे। मादाओं को आकर्षित करने और लुभाने के लिए नर बाज का रूप धारण करके घूमने लगे, अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करने लगे। उनकी निरंतर इच्छा के अनुसार उनके अंग खिलते रहे और वे दिन प्रतिदिन और अधिक सुंदर होते गए। लेकिन वे किसी भी मादा के साथ लगातार संभोग नहीं कर सकते थे। उनकी प्रजाति के कई अन्य नर उनके प्रतिद्वंद्वी थे,
वे उन्हें बिना किसी समस्या के संभोग करने नहीं देते थे। इसलिए एक ही मादा के लिए कई नर प्रतिस्पर्धा करते, झगड़ते और लड़ते थे। जो युद्ध में विजयी होता, वो उस मादा के साथ संभोग कर सकता था। हारने वाले मारे जाते थे, और अगर वे जीवित रहते तो उन्हें कोई अच्छी मादा नहीं मिलती। इस संभोग के कारण नर पक्षी सुडौल और सुंदर हो गए। कोयल जैसे कुछ नर पक्षी भी सुंदर गीत गाने लगे। मोर मोरनी बन गया, और उसके वर्ग के नर पक्षी भी नाचने लगे। इस युद्ध के परिणामस्वरूप नर पक्षी शारीरिक रूप से भी बलवान हो गए। दूसरी ओर स्त्री शांत नहीं बैठी थी। उसमें भी संतानोत्पत्ति की उत्कंठा और इसलिए संभोग की इच्छा स्वाभाविक थी। उस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने पुरुष से भिन्न मार्ग निकाला। एक वृक्ष की शाखा पर बैठकर वो सुंदरता से गाने और अपने अंगों को घुमाने लगी। अपने मधुर गायन, अंगों की सुंदर गति और नृत्य से उसने पुरुष को आकर्षित करने और लुभाने के अनेक प्रयास किए और वह इसमें सफल रही। पुरुष आकर्षित हुआ, अनेक पुरुष आकर्षित हुए। वे सभी उसे एक स्त्री के लिए प्रतिस्पर्धा और युद्ध करने लगे। स्त्री ने वह युद्ध देखा और उत्साहित होकर नाचने गाने लगी। इससे पुरुष को और अधिक ऊर्जा मिली और उसने और अधिक ऊर्जा के साथ युद्ध किया। अंततः केवल वही पुरुष स्त्री के पास जा सका जिसने सभी पुरुषों को पराजित कर दिया और विजयी हुआ। विवाह में पुरुष गतिशील होता है, स्त्री स्थिर। वे बैठे बैठे एक समान विवाह रचाते हैं। स्त्री पराजित पुरुष को स्वीकार करती है और उसके साथ संभोग करती है। क्या सीता और द्रौपदी ने भी ऐसा ही नहीं किया था? आज भी स्त्रियां गाती हैं, मेरे 52 पुरुषों को देखो जिन्होंने मुझसे विवाह किया है। और प्राचीन काल से ही स्त्रियां 52 पुरुषों को ही पसंद करती आई हैं। लेकिन कोई भी उस स्त्री के पास नहीं जाता जिसके पास पुरुषों को आकर्षित करने के लिए गाने नाचने की कला न हो, या अगर हो भी तो केवल वही जो युद्ध में हारकर बची हो। अब आइए इन सब का परिणाम देखें। एक सुंदर और बलवान नर सुंदर गायन और नृत्य कला में निपुण मादा के साथ संभोग कर सकता है, और उनकी संतान भी आनुवंशिक संस्कृति के अनुरूप होगी। उनके पुत्र को सौंदर्य और बल विरासत में मिलेगा, क्योंकि पिता का उत्तराधिकार पुत्र में अधिक होता है। उनकी पुत्री को गायन, नृत्य आदि सुंदर कलाएं विरासत में मिलेंगी, क्योंकि माता का उत्तराधिकार पुत्री में अधिक होता है। यही कारण है कि मोर के पंख होते हैं, बकरे की दाढ़ी होती है, शेर के दांत होते हैं, मुर्गों के दांत होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, कृपाण के सींग होते हैं, मनुष्य की दाढ़ी और मूंछें होती हैं, और कई अन्य जानवरों के नर में धीरे धीरे ऐसे सौंदर्य लक्षण और मादा में गायन, नृत्य आदि जैसे सौंदर्य लक्षण विकसित हुए हैं। नर को स्त्रियां अपने सौंदर्य लक्षणों के कारण सुंदर और आकर्षक लगती हैं, और स्त्रियां पुरुषों को उनके सौंदर्य लक्षणों के कारण सुंदर और आकर्षक लगती हैं। इसी प्रकार नर को स्त्रियां सुंदर और आकर्षक लगती हैं और स्त्रियां पुरुषों को सुंदर और आकर्षक लगती हैं। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इन दोनों में से वास्तव में सुंदर कौन है? यदि हमें निर्णय करने के लिए कोई निष्पक्ष न्यायाधीश मिल जाए जो न पुरुष हो और न स्त्री, तो हम जान लेते, लेकिन ऐसा न्यायाधीश हमें कहाँ मिलेगा? इस दर्शन का अध्ययन करने के बाद हमें यह अनुभव करना चाहिए कि प्रजनन की प्रेरणा से विकसित आकर्षण और स्नेह के कारण एक दूसरे को सुंदर माना जाता है। आखिरकार दोनों ही प्राकृतिक विकास का परिणाम है, इसलिए या तो दोनों सुंदर हैं या दोनों में से कोई भी सुंदर नहीं है। फिर भी कौन जाने किसी मनुष्य को अपनी सुंदरता में कौन सी कमी महसूस हो कि वह अपनी कृत्रिम सुंदरता को बढ़ा लेता है। जब एक पुरुष ने अपना सिर मुंडा लिया तो एक महिला ने अपने बाल बढ़ा लिए और उन्हें चोटी में बांधना शुरू कर दिया। वो उन बाहरी सौंदर्य वस्तुओं से, कपड़ों और आभूषणों से खुद को सजाने लगी। दूसरी ओर महिलाओं की होड़ में पुरुषों ने अब घूंघट करना शुरू कर दिया है और अपनी दाढ़ी मूंछें कटानी शुरू कर दी हैं। मानव जाति के पुरुष और महिलाएं सुंदर दिखने की होड़ में लग गए हैं, और अब वे महिलाएं जिम में अपने शरीर को टोन करके पुरुषों के साथ ताकत में प्रतिस्पर्धा करने लगी हैं। लेकिन जो पुरुष रूप और बल में कमजोर है, उसे स्त्री नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी भी तो उसे अपने जैसी ही कुरूप स्त्री मिलेगी। सुंदर स्त्री को रूपवान पुरुष मिलेगा, अन्यथा कमजोर स्त्री को कुरूप पुरुष मिलेगा। इस प्रकार चूंकि बलवान और सुंदर पुरुष और स्त्री में प्रजनन क्षमता अधिक होती है, इसलिए उनका वंश बहुत बढ़ता है और वे बलवान और सुंदर बनते हैं। दुर्बल और कमजोर पुरुष और स्त्री की क्षमता कम होती है, इसलिए उनका वंश चलता रहता है और उसका कोई मूल्य नहीं होता। कुरूप और कमजोर पुरुष और स्त्री में प्रजनन क्षमता बिल्कुल नहीं होती, इसलिए वे पृथ्वी से जड़ से ही मिट जाते हैं। इसके अलावा कई जानवरों और पौधों में ऐसा होता है कि नर संभोग के बाद मर जाता है, मादा बच्चों को पालने के लिए जीवित रहती है। मनुष्यों में भी
मादा अधिक समय तक जीवित रहती है। मकड़ियों और बिच्छुओं में मादा संभोग के बाद नर को मार देती है। इस प्रकार आत्मरक्षा और प्रजनन के प्रयास में सभी प्राणी अपनी अपनी सांस्कृतिक शक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से विकसित हुए। फिर विभिन्न कुलों और उनसे भिन्न भिन्न परिवारों का उदय हुआ। जिस प्रकार एक भाषा धीरे धीरे अनेक भाषाओं को जन्म देती है, उसी प्रकार यह स्वरूप अस्तित्व में आया। 14वीं और 15वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा पूरे गुजरात और मारवाड़ में बोली जाती थी, लेकिन उन विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न संस्कृतियों के कारण ये परिवर्तित होकर गुजरात में गुजराती और मारवाड़ में मारवाड़ी बन गई। नरसिंह मेहता और मीराबाई के भजन मूलतः उस रूप में नहीं लिखे गए थे जिस रूप में हम उन्हें आज पाते हैं, परंतु घिसे पिटे और कलंकित रूपियों की तरह वे भजन भी लोगों द्वारा घिस पिटे और कलंकित हो गए हैं। ये पद्मनाभ के कान्हड़दे प्रबंध जैसे काव्यों की तुलना से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, जो किसी कोने में पड़े रहने के कारण अपने मूल रूप में पाए गए धन की तरह लोगों की नजरों में नहीं आए। गहन अध्ययन और मनन से यह समझा जा सकता है कि पौधे और पशु भी विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव में घिस घिसकर उपयुक्त रूप धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। संस्कृत में 2 शब्द हैं। जब इसका ड हमारी गुजराती के मुंह में गया तो ड लुप्त हो गया, बाकी रह गया और इसका वे बन गया। जब इसका पूर्वी के मुंह में गया तो लुप्त हो गया, बाकी रह गया और इसका वे बन गया। ये पश्चिम में विकसित हुआ, ये पूर्व में विकसित हुआ। इस प्रकार मूल रूप से एक भालू ध्रुवीय क्षेत्र में सफेद हो गया, ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र में काला हो गया। इसके अलावा गुजरात में द्वि से यवे और दवे बन गया। इसी तरह पूर्व में ये दाओ और बर बन गया, और इंग्लैंड में भी ये द्विपदा और द्वार बन गया, और विभिन्न सांस्कृतिक ताकतों द्वारा एक ही क्षेत्र में दोनों तरह से विकसित हुआ। इस प्रकार एक जानवर से एक लोमड़ी और एक कुत्ता बन गया। इसके अलावा संदेह शब्द के उच्चारण से ब गिर गया है। एक और उदाहरण संस्कृत भाषा में ज्ञान के लिए एक शब्द है। उस शब्द से एक ओर जानना के लिए न्य शब्द बना, तो दूसरी ओर गिनती के लिए न्य शब्द बना। इस प्रकार एक शब्द विकसित होकर 2 रूप धारण कर गया और उसका अर्थ भी बदल गया। इसी प्रकार पूर्व वैदिक काल से पहले की किसी भाषा का एक शब्द विकसित होकर संस्कृत में जाना गया और फिर अंग्रेजी में जाना गया। ये नहीं के उच्चारण से नहीं का शब्द बन गया है, फिर भी शब्द के इतिहास को सुरक्षित रखने के लिए इसे वर्तनी में शामिल किया जा रहा है। इसी तरह किसी जानवर का जो अंग ज्यादा इस्तेमाल हुआ वह मजबूत हो गया, जो कम इस्तेमाल हुआ वह कमजोर हो गया, और जो अंग पूरी तरह इस्तेमाल हुआ वह नाम मात्र का रह गया, अंग्रेजी के बी और के की तरह, और शरीर पर सिर्फ इतना ही बचा कि जानवर के विकास का इतिहास सुरक्षित रहे। अंततः के की तरह वह भी पूरी तरह गायब हो गया, और जैसे जैसे वह अंग मजबूत या कमजोर होता गया, बढ़ता या सिकुड़ता गया, जानवर का शरीर उसके अनुकूल विकसित होता गया। अलग अलग इलाकों में, यहां तक कि एक ही इलाके में रहने वाले एक खास तरह के जानवर का शरीर अलग अलग सांस्कृतिक ताकतों के तहत अलग अलग तरीकों से विकसित हुआ और अलग अलग रूप धारण किए। इस तरह जैसे जैसे समय बीतता गया, एक से कई जीवन उभरे। अंग विकास की अवस्था अभी भी बहुत ऊंची है। बत्तख, मुर्गे और शुतुरमुर्ग पहले आकाश में उड़ते थे और पेड़ों पर घोंसलों में रहते थे, लेकिन संयोगवश वे जमीन पर रहने लगे। इसलिए जैसे जैसे उनके अन्य अंग जमीन पर टिके रहने के लिए मजबूत होते गए, आकाश में उड़ने के लिए उनके पंख कमजोर होते गए। आज मुर्गे बहुत कम उड़ पाते हैं। बत्तख और नंगे पंखों से नहीं उड़ सकते, वे केवल तेजी से दौड़ने के लिए ही पंख फड़फड़ाते हैं। तैरने के अभ्यास ने बत्तखों की उंगलियों के बीच उपयुक्त त्वचा जैसी झिल्लियां बना दी हैं। शेर, बाघ, कुत्ते, बिल्ली आदि के पंजे अपने शिकार को मारने के लिए होते हैं। जो जानवर मांसाहारी हो गए, उनके पंजे खुर बन गए क्योंकि उनका उपयोग इस काम के लिए नहीं हुआ। लेकिन बंदरों की उंगलियों पर पंजे होते हैं क्योंकि उनका उपयोग पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन युद्ध में उनके पंजे कुछ हद तक मजबूत रहे हैं। हथियार चलाना सीखने से मनुष्य के नाखून बेहद कमजोर हो गए हैं। आज वे केवल उंगलियों के पोरों या शरीर की रक्षा करते हैं। उनका उपयोग नहीं होगा और फिर वे गायब हो जाएंगे। जब कुत्ते के शरीर पर पानी छिड़का जाता है तो वह अपना पूरा शरीर फड़फड़ाकर पानी उड़ा देता है। गाय और भैंस अपनी लंबी पूंछ से पानी निकाल सकते हैं, इसलिए उनके शरीर फड़फड़ाने की क्षमता कुछ कम हो गई है। मनुष्य अपने हाथ घुमाकर सारा पानी पोंछ देते हैं, इसलिए उनके शरीर फड़फड़ाने की क्षमता पूरी तरह से गायब हो गई है।
फिर भी कुछ मनुष्य अभी भी अपने शरीर फड़फड़ा सकते हैं। कौवे, सिकाडा आदि देखने के लिए अपनी आंखें नहीं घुमा सकते, इसलिए उन्हें अपना पूरा सिर घुमाना पड़ता है। जो जानवर अपना सिर ज्यादा नहीं घुमा सकते, वे सुनने के लिए आवाजें पकड़ने के लिए अपने कान घुमाते हैं। मनुष्य अपना पूरा सिर घुमाते हैं, इसलिए वे अपने कान घुमाने की क्षमता खो देते हैं और उनके कान छोटे हो जाते हैं। और फिर भी अगर किसी दूसरे जानवर का लंबा कान का लोब किसी इंसान के कान में आ जाए और आप कान के किनारे पर अपना हाथ फेरें, तो आपको ऊपर की तरफ एक उभार दिखाई देगा। वो उभार उस जानवर के कान के लोब का अवशेष है। नरवक्ष भी एक अवशेष अंग है। अब ये देखा जा सकता है कि जानवर अपनी रक्षा और प्रजनन क्षमता प्राप्त करने के लिए जो प्रयास और संघर्ष करते हैं, उनके अंगों में विभिन्न प्रकार के विकास होते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर अपने शिकार को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं। युगांडा का एक सांप अपने शिकार की आंख में एक प्रकार का जहर डालता है और उसे फुंकार कर पकड़ लेता है। अमेरिका का एक सांप अपनी पूंछ फड़फड़ाकर इतनी भयानक फुंफकार मारता है कि शिकार डर जाता है और फंस जाता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की संस्कृति के कारण जानवरों के अंगों का विकास अलग अलग तरीकों से होता है। बिल्लियों और तिलचट्टों की मूंछों में स्पर्श की शक्ति विकसित हुई है। नाक और कानों में धीरे धीरे सूंघने और सुनने की शक्ति विकसित हुई है। दांतों में अभी भी सुनने की शक्ति है। एक बांस की छड़ी के एक सिरे को दांतों से लगाएं, दूसरे सिरे से लगाएं और एक छोटी घड़ी रखें। कान बंद करने पर भी आप दांतों से घड़ी की टिक टिक सुन पाएंगे। पूरा शरीर पहले प्रकाश को ग्रहण करता है और महसूस करता है, जैसे पौधे अभी भी करते हैं। फिर धीरे धीरे ग्रहण करने की शक्ति एक बिंदु पर एकत्रित होकर आंख के रूप में विकसित हुई। बिल्लियों जैसे शिकारी जानवरों की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो जाती हैं और उनकी पुतलियां उनके अनुरूप कुछ अंडाकार हो जाती हैं। इंसान की आंख प्रकाश में देखने की आदी हो जाती है और उसकी पुतलियां गोल हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति प्रकाश से पूर्ण अंधकार में जाता है तो वो अंधा हो जाता है, और वो तभी देख पाता है जब उसकी पुतलियां सिकुड़कर कुछ अंडाकार हो जाती हैं। इसी तरह जब वो पूर्ण प्रकाश में आता है तो वो फिर से अंधा हो जाता है। जब उसकी पुतलियां फैलकर फिर से गोल हो जाती हैं, तभी वो ठीक से देख पाता है। सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं, लेकिन वे सभी आगे के 2 पैरों का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, गधे जैसे कुछ जानवर अपने पिछले पैरों का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई जानवर सिर्फ अपने अगले पैरों का ही इस्तेमाल करते हैं। कई जानवर अपने अगले पैरों से कई काम करते हैं और उनसे कई चीजें पकड़ते भी हैं। जैसे जैसे उनका विकास हुआ, वे 2 अगले पैर बंदरों और इंसानों के हाथ और पक्षियों के पंख बन गए। आज भी हमिंगबर्ड जैसे पक्षियों के हर पंख पर 5 उंगलियों के निशान होते हैं। कुछ जानवरों की नाक बड़ी और वे हाथी बन गए, कुछ की गर्दन बड़ी और वे ऊंट बन गए। इन सभी प्रकार की सांस्कृतिक शक्तियों और अस्तित्व के प्रयासों के कारण जानवरों का विकास हुआ और उनमें विभेद हुआ, और इसलिए विभिन्न प्रकार के जानवर अलग अलग तरीकों से विकसित हुए और अस्तित्व में आए। कुछ लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कशेरुकी जैसे पक्षी, सांप, अपनी पीठ के बल रेंगने वाले जानवर, अपने पेट के बल चलने वाले जानवर आदि पैदा हुए। फिर कुछ लाखों करोड़ों वर्षों के बाद उन जानवरों से मवेशी और मनुष्य जैसे स्तनधारी विकसित हुए। पौधों की तरह जानवरों में भी परिवार, कुल और जाति जैसे विभाजन होते हैं। सभी समान जानवर एक ही परिवार के जानवरों से पैदा होते हैं, सभी समान परिवार के जानवर एक ही कुल के जानवरों से पैदा होते हैं, और सभी समान कुल के जानवर एक ही कुल के जानवरों से पैदा होते हैं। विकसित होने के बाद कौवे, उल्लू, कोयल, कोयल जोड़ आर्य इक्वल्स कोयल कोयल, उल्लू आदि पक्षी एक ही जानवर से पैदा होते हैं। छिपकली, गिरगिट, घोड़े, मगरमच्छ आदि एक ही जानवर से पैदा होते हैं। एक जानवर से कई प्रकार के सांप उत्पन्न होते हैं। एक प्राणी से बैल, हिरण आदि उत्पन्न होते हैं। एक प्राणी से कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िए आदि उत्पन्न होते हैं। एक प्राणी से बाघ और उनकी मादा बिल्लियां उत्पन्न होती हैं, और अंततः एक प्राणी से बंदर और मनुष्य उत्पन्न होते हैं। क्या तुम्हें इसमें आश्चर्य लगता है? क्या तुम्हें इसमें आश्चर्य लगता है कि एक ही प्राणी से इतने प्रकार के पशु पक्षी विकसित होकर अस्तित्व में आए हैं? और फिर क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि सृष्टि के आरंभ में किसी ईश्वर या ऐसी ही किसी चमत्कारी शक्ति ने इन 84 लाख जीवों को नहीं बनाया, अपितु एक ही प्रकार के पौधे से कुछ प्रकार के पशु जातियां विकसित हुई, और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार से विकसित होते हुए एक एक करके ये सभी भिन्न भिन्न प्राणी उत्पन्न हुए, और फिर भी उसी क्रम से विकसित होते हुए नए नए प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते रहे। जब तक पृथ्वी जीवित रहेगी, विकास की यह प्रक्रिया चलती रहेगी। साथ ही
ये याद रखना जरूरी है कि जिन प्रजातियों की जीवित रहने की क्षमता भ्रष्ट हो गई थी, वे भी समय के साथ विलुप्त हो गईं। मैमथ और अन्य विशालकाय प्रजातियां इसी तरह विलुप्त हो गई हैं। इसलिए यह मानना कि सृष्टि के आरंभ में किसी ने सभी प्रकार के पौधों और जानवरों को एक योजना के अनुसार बनाया था और वे सभी सृष्टि के अंत तक बिना किसी परिवर्तन के जीवित रहेंगे, केवल एक भ्रम है। इस प्रकार संसार एक क्रिया नहीं बल्कि एक घटना है, और इसलिए किसी ईश्वर को कारण के रूप में मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य प्रतीत होती है। विभिन्न कुलों के पौधों या प्राणियों के मिलन से संकर संतति उत्पन्न होती है, किंतु उनका वंश चल भी सकता है और नहीं भी। किंतु यदि विभिन्न कुलों के पौधों या प्राणियों के मिलन से संकर संतति उत्पन्न होती है, अर्थात विभिन्न कुलों के पौधों या प्राणियों के मिलन से संकर संतति उत्पन्न होती है, तो उनका वंश अधिक नहीं चल पाता। किसी समय वे संतति विलुप्त हो जाती हैं। एक ही प्रजाति के अनेक कलमी वृक्षों, जैसे आम, का वंश बढ़ता है। अमेरिका में टमाटर के पौधों को आलू के पौधों के साथ संकरण करने का प्रयोग किया गया है। उस मिलन से उत्पन्न फल, जिसमें दोनों का स्वाद होता है, को संकर नाम पोमेलो भी दिया गया है, किंतु यह निश्चित नहीं है कि उस पामेटो का वंश बढ़ेगा या नहीं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में बकरियों को भेड़ों के साथ संकरण करने का प्रयोग किया गया है और उसकी संकर प्रजाति का वंश बढ़ता है। घोड़े और गधे के मिलन से संकर संतति उत्पन्न होती है, किंतु वह खच्चर विलुप्त ही रहता है। आर्यों और सिद्धि के मिलन से वंश वृद्धि होती है। एक श्वेत अमेरिकी पुरुष और सिद्धि स्त्री के मिलन से उत्पन्न मुल्तो वंश इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है। लेकिन यदि मानव और वानर के मिलन से कोई संतान उत्पन्न भी हो जाए तो वो अजन्मा ही रहेगा। अतः इस मिलन का विश्व के विकास पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं, अर्थात इससे कोई नई जाति विकसित होगी या नहीं, यह अभी भी संदिग्ध है। साथ ही ये भी संदेह पैदा होगा कि अगर दुनिया की शुरुआत में पौधों से ऐसा कोई जीव विकसित हुआ था, तो क्या आज भी ऐसा होता होगा? कई कीटविज्ञानी मानते हैं कि ऐसा जीव जरूर पैदा होता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ लोग जो मानते हैं कि बिच्छू गोबर से निकलता है, वे बिल्कुल गलत हैं। इसमें कोई विकासवाद नहीं है। बेशक अगर गोबर बिच्छू के जीवन के लिए उपयुक्त है, तो उसके बच्चे उसमें पलेंगे। अंत में आपके मन में एक सवाल होगा, क्या पृथ्वी की तरह दूसरे ग्रहों पर भी पौधे, जानवर और इंसान होंगे? नहीं, यह निश्चित नहीं है। दूसरे ग्रहों पर भी वहां की अनुकूल परिस्थितियों के अनुसार विकास हुआ होगा और उसके अनुसार पौधे, जानवर और इंसान भी। हमारी पृथ्वी पर सभी देश एक जैसे नहीं हैं, वे अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हैं, इसलिए दूसरे ग्रहों पर भी ऐसा ही होगा। चांद पर भी किसी न किसी तरह का विकास हुआ होगा, लेकिन आज ठंड के कारण वह सब नष्ट हो गया है। वह भी एक तरह का विकास है। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं इस बुक के अगले भाग में। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है।